हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बीए सेकंड ईयर का जो जहाज का पंछी उपन्यास है उसके कथानायक यानी उसके हीरो भगत के चरित्र चित्रण के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर ऑप्शन में आ जाता है और आपको ये समझ आता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके आइएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक चरित्र चित्रण के माध्यम से ही कराऊंगी जो कि आपकी बुक में ही है, और वहीं से मैंने अंडरलाइन भी की है बहुत सारी सेंटेंसेस जो कि आपको इजी भी पड़ेंगे और पूरा का पूरा इस जो चरित्र चित्रण का निचोड़ भी लेकर आएंगे। तो चलिए हम दोस्तों करते हैं जहाज का उपन्यास के आधार पर कथानायक भगत का चरित्र चित्रण, या फिर उसमें जहाज का पंछी उपन्यास का नायक युगवाणी का उद्घोषक है, इसके बारे में अपने विचार दीजिए। यानी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट आपको भूमिका बनानी है, जहाज का पंछी उपन्यास के आधार पर कथानायक भगत का चरित्र चित्रण या उपन्यास का नायक युगवाणी का उद्घोषक है, इसके बारे में आप कथानायक से संबंधित चारित्रिक परीक्षण कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ से मेन लाइंस में आपको कराऊंगी जो कि इजी हैं, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देंगी। जहाज का पंछी उपन्यास में हमें नायक के नाम से संबोधित कोई भी संकेत प्राप्त नहीं मिलता। केवल एक स्थल पर यानी एक जगह पर ही वह अपना नाम भगत बताता है, लेकिन उसे हम विश्वसनीय नहीं मान सकते क्योंकि उपन्यास में आगे चलकर वह अमला को बताता है कि उसका कोई नाम नहीं है। तो श्योर नहीं है हम उसके नाम के बारे में। अतः पूरे उपन्यास में कथानायक के नाम से पाठक को कोई भी नहीं सूचना मिलती है। तो इससे इतना स्पष्ट है कि कथानायक जो समूचे यानी कि सारे उपन्यास की धुरी है। उपन्यास का कथानायक उसी के चरित्र के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। कथानायक जो हीरो जो होता है उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन इसमें आपने लिखना है कि उसका उपन्यास में कहीं भी नाम नहीं लिया गया है, एक ही जगह पे उसने अपना नाम भगत बताया है, लेकिन अमला को उसने ये कहकर भी टाला है कि मेरा कोई खास नाम नहीं है, मेरा या कोई नाम नहीं है। तो इससे संबंधित कथानायक का कोई नाम यहाँ पे हमें श्योरली पता नहीं लगता है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए आपकी पुस्तक में है, असंघर्षरत व्यक्ति। एक संघर्षरत व्यक्ति। कथानायक कलकत्ता में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। उसका कोई लंबा चौड़ा उद्देश्य भी नहीं है। वह चाहता है कि मुझे पेट भरने के लिए एक छोटी सी नौकरी मिल जाए और पैर पसारने के लिए, सोने के लिए 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी जगह मिल जाए। बस इतने उसके ख्वाब हैं जिनको लेकर वो कहा आता है कलकत्ता में आता है। पाठक को ऐसा लगता है कि मानव नायक के हृदय में जीवन रस की जो धारा है सूख चुकी है। यानी हमें पढ़ने वालों को लगता है कि उसके मन में कोई खास अभिलाषाएं नहीं है जीवन से रिलेटेड, इसलिए हमें लगता है कि उसके मन में जो फीलिंग्स हैं या जो उसके मन में धाराएं हैं वो रस की धाराएं सूख चुकी हैं। यह स्थिति उपन्यास के अंत तक बनी रहती है, यानी वो संघर्ष करता रहता है। अपने इस संघर्ष में जीवन में कथानायक अनेक समस्याओं का सामना करता है। वह अनेक ऐसे भी पात्रों से यानी कैरेक्टर से टकराता है, अदर कैरेक्टर से टकराता है जो विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अलग अलग वर्गों से होते हैं। ये पात्र उच्च वर्ग के भी हैं और निम्न वर्ग के भी हैं। वह उन सभी पात्रों की समस्याओं को समझता है, सुनता है और कुछ स्थलों पर, कुछ जगहों पर उनका समाधान करने का भी प्रयास करता है, यानी संघर्ष करता है अपने खुद के लिए और लोगों की समस्याओं के लिए। इजी है। दूसरा पॉइंट, विद्रोही परंतु संयमित व्यक्ति भी है। विद्रोह भी करता है और संयम भी रखता है। कथानायक उच्च वर्ग और अपने जीवन के आदर्श को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में परस्पर वो सहयोग का अस्तित्व स्थापित कर पाए। यद्यपि यानी दोनों वर्गों में वो चाहता था कि सहयोग की भावना हो जाए। यद्यपि उच्च वर्ग दलित और पीड़ित, उच्च वर्ग जो होता है दलित और पीड़ित वर्गों के प्रति सुधार का रास्ता न अपनाकर हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, परंतु कथानायक निम्न वर्ग से संबंधित होने पर यानी नीचे लोअर फैमिली से होने के बावजूद भी सुशिक्षित, पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत, वेल मैनर्ड होने के बाद भी सदैव समझौते का रास्ता खोजता रहता है। और यहाँ पे अगला आप पॉइंट करोगे, प्रतिहिंसा की भावना उसमें भी पैदा होती है, लेकिन वह स्वयं पर संयम रखकर धीरे धीरे स्वाभाविक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। अपनी नैतिक असमर्थता के कारण जब वह बेला का उद्धार नहीं कर सकता तब वह अपने आप को धिक्कारता भी है। यानी वह जो बेला की समस्या का सुधार नहीं कर पाता है तो अपने आप को वो गिल्टी फील महसूस करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से मिस साइमन के प्रसंग के कारण भी वह वेश्यावृत्ति और उससे उत्पन्न विषमता के कारण विद्रोही दिखाई देता है। यानी वह विद्रोही क्यों दिखाई देता है कि मिस साइमन का प्रसंग जो है उसके हाथ से बाहर है, यानी वो उस पर कुछ कर नहीं पाता है। यहाँ भी वह मिस साइमन का गला दबाकर उसे मारना चाहता है।
अपनी इस विद्रोही प्रवृत्ति के बारे में उसने एक दिन अपने साथियों तथा इब्राहिम तक को बताया था, लेकिन फिर भी कथानायक हीरो की सुबुद्धि उसकी उत्तेजना को दबाकर कोई भीषण कांड करने से उसे रोक लेती है। तीसरा पॉइंट आप बताइएगा। सामाजिक समस्याओं के प्रति सरोकार रखता है। इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि कथानायक परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। वह सामाजिक समस्याओं के प्रति बराबर चिंता करता रहता है। उसमें अदम्य उत्साह के कारण वह सभी विषम परिस्थितियों को समाज के अनुकूल बनाने का यथासंभव प्रयास करता है। समाज की गहराइयों को समझने की सूझबूझ उसमें है। यही नहीं, समाज में जहाँ कहीं भी उसे विषमता दिखाई देती है वह उसके प्रति अपने सरोकार को बराबर प्रकट करता है, यानी अपने मतलब को बराबर प्रकट करता है। चौथा पॉइंट है इसमें, असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी होता है। भले ही कथानायक दुबला पतला धन के अभाव का शिकार है, लेकिन वह साधारण व्यक्तित्व का स्वामी भी है। उसके पास मर्म भेदनी यानी दुख को दूर करने वाली दृष्टि है। वह सामाजिक अव्यवस्था और विषमता को चुनौती देने का साहस रखता है। वह साधारण वाक कला का स्वामी है, यानी बोलने का। जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता है लंबा चौड़ा भाषण देकर सामाजिक विसंगतियों की पोल खोल देता है, बुराइयों की। अपनी सभी स्पष्ट बयानी और निर्भीकता के कारण वह लोगों की द्वारा शंका की दृष्टि से देखा जाता है। एक तो उसका स्थूल व्यक्तित्व भी इस प्रकार का कि लोग उसे चोर और गिरहट कहकर समझते हैं। दूसरा, बार बार अपना जीवन दर्शन प्रकट करने के कारण लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब फुटपाथ, बेंच, पुस्तक की दुकान, पहलवानों का अखाड़ा, जहाज का केबिन, अस्पताल, भादुड़ी माशे की कोठी, सभी जगहों पर उसे लोग क्या देखते हैं? संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मुख्य कारण है उसका असाधारण व्यक्तित्व, यानी कद काठी का कुछ खास नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका उसको था। यहाँ पे जहाज में घूमते हुए जो वह बिना किसी अपराध के गोरे व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो तब भी यहाँ पे ये डायलॉग देख लीजिए, याद कर सकते हैं, कीजिए, अदरवाइज यहीं पे इसको स्टॉप कर दीजिए। एक लंबा भाषण देकर इनकी पाश्चात्य यानी यूरोपियन सभ्यता की पोल खोल देता है। पांचवा पॉइंट है, कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाता है। लिबर्टी जहाज में उसे कम्युनिस्ट समझ कर निकाल दिया जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये भादुड़ी महाशय के यहाँ आयोजित एक साहित्य गोष्ठी में रविंद्रनाथ टैगोर पर अपना भाषण देकर कम्युनिस्ट समझकर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यानी उसकी पार्टी में ये रविंद्रनाथ टैगोर पर भाषण देता है, इसलिए जो ये भादुड़ी महाशय भी उसको कहते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा मूर्ख समझते हो, तुम्हारी चालबाजी का कोई ताड़ ही नहीं हो सकता, तुम प्रच्छन्न कम्युनिस्ट हो, तुम्हारी नस नस से पहचान गया हूँ। कल तुमने अपने भाषण में जो बातें कही थी मैंने सुनी। कम्युनिस्ट के सिवा तुम और कोई किसी तरह का आदमी कोई इसी तरह का तर्क नहीं दे सकता। ये बात भी आप लिख सकते हो, ईजी है। 6 पॉइंट यहाँ पे देखिए, नारी जाति के प्रति संवेदनशील है। उपन्यास के पहले पहल वह बराबर संघर्षों का सामना करता है, लेकिन कलकत्ता महानगरी में संघर्ष के तपेड़े खाने के बाद उसकी अंतर्दृष्टि अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है। उसकी सोच और चिंतन में भी प्रौढ़ता, परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। उसकी सहानुभूति का केंद्र कोई एक मानव न होकर समूची मानव जाति होती है। वह लोक जीवन में डूबकर लोक कल्याण के बारे में चिंतन करने लगता है कि कैसे लोगों का भला किया जाए, और इसी तरह से वो यहाँ पे कला, बेला, आमला, सुजाता, जुलेखा, सुखिया और आदि नारियों के संपर्क में आता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आप आगे बताइए कि वह एक उदात्त और आदर्शवादी चरित्र है। उपन्यासकार ने कथानायक को एक उदात्त यानी हाजिर जवाब और आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। उपन्यास के पहले पहल कथानायक का संपर्क लखपति और सभ्य नारी लीला से होता है। अब तक उसका जीवन अव्यवस्थित और विशृंखलित था, यानी बिखरा हुआ था, लेकिन अब उसे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है। किसके बाद? लीला से मिलने के बाद। फिर भी समाज की विसंगतियां बार बार उसके हृदय को कचोटती रहती हैं। वह लीला का संपूर्ण समर्पण प्राप्त करके भी स्वयं को उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाता है। एक बार तो उसे छोड़कर चाहता है, लेकिन उनका मिलन दोबारा से इसलिए होता है कि वह कहता है कि तुम अपनी पूरी की पूरी संपत्ति में से आधा भाग समाज के पीड़ित और उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए खर्च करोगे तो मैं यहाँ पे आऊँ। इस वजह से इनका मिलन होता है। इसी प्रकार वह अपने ही स्थूल जीवन में सफल नहीं रहा और उसका चिंतन भी उदात्त और आदर्शवादी है। अपने इन्हीं उदात्त विचारों के कारण वह पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करता है। अब यहाँ पे ये निष्कर्ष है, आप निष्कर्ष लिखिएगा। कुल मिलाकर जहाज का पंछी उपन्यास का कथानायक मानव समाज की विसंगतियाँ, कुरूपताएं, ये चीज़ें काट दीजिए। विसंगतियों के बाद, कुरूपताएं लिखने के बाद का बराबर विरोध करता हुआ नजर आता है। वह समूचे युग की वाणी का प्रतिनिधि बनकर तत्कालीन युग की विडंबनाओं का पर्दाफाश करता है।
असामाजिक तत्वों को चुनौती देता है, वर्गवादियों को फटकारता है। निश्चय ये उपन्यास का नायक है। इतना ही ये क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।